क्या आपने कभी सोचा है, अगर कोई अनदेखी चीज हमेशा आपको देख रही हो तो जिंदगी कैसी होगी? आपको याद दिलाती रहे कि चाहे आप कितनी भी दूर भाग जाएं, आप सच में उससे बच नहीं सकते। आज की कहानी है हॉनी 2016 की, एक ऐसी फिल्म जो डर, रहस्य और उन छिपे हुए सचों की गहराई में उतरती है जो कभी दफन नहीं रहना चाहते। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो सामान्य जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई अनजानी ताकत धीरे धीरे उसकी जिंदगी पर काबू करती जा रही है। अनसुलझे सवाल, अधूरे वादे और एक ऐसी मौजूदगी जो कभी सच में जाती ही नहीं। जितना वे उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, उतना ही अंधेरा उनके करीब आता जाता है। लेकिन असली सवाल सिर्फ ये नहीं है कि इसके पीछे कौन या क्या है। असली सवाल ये है, क्या वे इसका सामना करने की हिम्मत जुटा पाएंगे? आगे क्या होगा, ये आपको आखिरी पल तक रोमांच में बनाए रखेगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अब चलिए शुरू करते हैं। So now with that said, let's roll the intro. मूवी के स्टार्टिंग में हमें एक गांव से थोड़ी दूर पे एक पहाड़ी इलाका दिखाया जाता है और उस पहाड़ की तरफ एक बड़ी सी गुफा होती है। उस गुफा के अंदर कुछ लोग मौजूद होते हैं जो कि एक बहुत ही अजीब और भयानक काली मूर्ति के सामने बैठकर रिचुअल कर रहे होते हैं। उसके बाद वो लोग अपने सर पे नारियल फोड़ते हैं और इस ग्रुप के पूरे लोग अंधविश्वासी होते हैं क्योंकि काले जादू पर बहुत ही ज्यादा विश्वास करते थे। दरअसल वो जो मूर्ति होती है वो किसी भगवान की नहीं होती, बल्कि वो एक भयानक ईविल शक्ति की मूर्ति होती है जिसे वो लोग अपना भगवान मानते थे। इनका विश्वास उन देवताओं पर नहीं होता जिसे हम लोग पूजते हैं, इनका विश्वास उसी ईविल शक्ति पर होता है जिसे ये लोग देवता मानते हैं। और ये लोग इनकी पूजा इसीलिए करते हैं क्योंकि इनके जीवन में कई सारी अधूरी ख्वाहिशें होती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इन्हें चाहिए होती हैं। इसीलिए वो इस भयानक मूर्ति के सामने आते हैं और वो अपनी सारी मांगे उसके सामने रखते हैं और रिचुअल परफॉर्म करते हैं ताकि इनकी इच्छा पूरी करवाने में वो जो ईविल शक्ति है वो उनकी मदद कर सके। उसके बाद सीन कट होता है और हमें आनंद नाम का एक बंदा दिखाया जाता है जो कि एक गवर्नमेंट ऑफिस में काम किया करता था। वो ऑफिस के लोगों के साथ बहुत ही प्यार से बात करता है। लेकिन आनंद जो था वो कोई सिंपल आदमी नहीं था, बल्कि वो उसी ग्रुप का हिस्सा था जो कि ईविल देवता की पूजा करते थे। और आनंद भी उस गुफा में जाता रहता था उस पूजा को करने के लिए। आनंद के ड्रॉर के अंदर भी कई सारे मंत्र तंत्र से जुड़ी हुई चीजें होती हैं और ये देखते ही उसके ऑफिस के स्टाफ को गुस्सा आ जाता है और वो लोग आनंद को मारना पीटना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आनंद यहाँ पर काला जादू करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद वहां पर पुलिस को बुलाया जाता है और जब पुलिस आती है तो वो आनंद को पकड़ के ले जाती है और उसके बाद आनंद को वो बुरी तरह पीटते हैं। लेकिन आनंद उन्हें कोई भी बात नहीं बताता कि आखिर उस ड्रॉर में उसने वो सब चीजें क्यों रखी थीं। उसके बाद वो अपनी फटी हुई शर्ट के साथ ही अपने घर चला जाता है और घर में उसकी बीवी और उसकी 10 साल की बच्ची होती है जिसका नाम मीरा होता है। दरअसल ऑफिस में उसे जो पीटा गया था आनंद को, उससे कोई भी चिंता नहीं थी और वो इस बात को बहुत ही जल्दी टाल देता है। उसकी वाइफ को अच्छी तरह पता था कि आनंद किस टाइप का आदमी है, इसलिए वो उसे ज़्यादा कुछ नहीं बोलती क्योंकि चाहे कितना भी समझा लो, आनंद उसकी बात सुनता ही नहीं था और एट द एंड जो उसे करना होता था वो करके ही रहता था। अब रात को आनंद उस ईविल की फोटो को अपने सामने रखता है और उसके बाद वो अपनी लंबी सी जीभ बाहर निकालता है और फिर वो डरावने मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है और पूरी रात वो अपने भगवान की पूजा करता रहता है। पड़ोस के लोगों को लगता है कि शायद उसके घर में काला जादू हो रहा है, इसीलिए वो लोग तुरंत वहां पर आते हैं और उससे झगड़ा करने लगते हैं और वो लोग कहते हैं कि तुम लोग इस घर में बिल्कुल मत रहो और जल्दी से जल्दी इस घर को खाली कर दो क्योंकि काले जादू की वजह से यहाँ पर नुकसान हो सकता है। अब मजबूरी में आकर आनंद और उसकी पूरी फैमिली को वहाँ से निकलना पड़ता है, पर वो अब अपने दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। उस नए घर के ऊपर वाले फ्लोर में एक म्यूजिक लेडी अपने बूढ़े बाप के साथ रह रही होती है और जब वो गाना गा रही होती है तो उसके गाने की आवाज़ सुनकर आनंद की बेटी को म्यूजिक सीखने का शौक हो जाता है। मीरा अपनी माँ से बोलती है कि मुझे भी उसके पास जाना है सिंगिंग सीखने के लिए और उसकी माँ ऊपर जाकर उस म्यूज़िक टीचर से बात करती है। वो कहती है कि मेरी बेटी को भी सिंगिंग का शौक है, तो क्या आप उसे भी सिंगिंग सिखा सकती हो? ये सुन के म्यूज़िक टीचर मान जाती है और अगले दिन से वो क्लासेस शुरू हो जाती हैं। अब नए घर में आने के बाद रात को आनंद फिर से अपने रिचुअल्स शुरू कर देता है और वो उस ईविल की फ़ोटो अपने सामने रखता है और जीभ निकालकर वो भयानक मंत्रों का उच्चारण करने लगता है। जैसे ही वो मंत्र पढ़ना स्टार्ट करता है, कमरे के अंदर शांत बैठी हुई बिल्ली अचानक ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देती है और बिल्ली के चिल्लाते ही वो कहता है कि ये बिल्कुल सही टाइम है, अब इस बिल्ली की बलि देनी ही पड़ेगी और उसके बाद मुझे वो मिलेगा जो मैं चाहता हूँ। ये कहकर वो मीरा के हाथ में एक रस्सी देता है और बोलता है कि बिल्ली के गले में फंदा डालकर उसे जोर से खींच दो।
अब वो बेचारी छोटी बच्ची अपने बाप के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकती थी, इसीलिए वो उस बेजुबान बिल्ली के गले में फंदा डालकर खींच देती है और बिल्ली तड़प तड़प के वहीं पर मर जाती है। बिल्ली के मर जाने के बाद उसके शरीर को उठाकर घर के पीछे ले जाकर वो दफना देता है और उसका रिचुअल यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अब ऐसा करते ही वो काफ़ी पैसे कमा लेता है और अब वो अपनी बेटी का इस्तेमाल करने लगता है ताकि वो और ज़्यादा पैसे कमा सके, क्योंकि वो दूसरों के लिए वो ब्लैक मैजिक किया करता था और उसके बदले लोग उसे ढेर सारे पैसे देते। अब वो दूसरों के क्राइम्स के ऑर्डर लेने लगता, यानी अगर किसी को क्राइम करवाना था तो वो सीधा उससे ब्लैक मैजिक के जरिए करवा सकते थे और उसको ढेर सारे ऑर्डर्स आने लगते। हर बार वो रात के अंधेरे में जंगल के अंदर जाकर काली बिल्ली लेकर आता और उसी तरह से वो रिचुअल अपनी बेटी से करवाता ताकि वो ढेर सारे पैसे कमा सके। लेकिन वो ये नहीं समझता कि उसकी बेटी मीरा बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती जा रही है। अब बाहर की दुनिया को कुछ भी पता ना चले, इसीलिए वो घर के सारे रास्ते और ओपनिंग को बंद कर देता है और वो हमेशा इसको लॉक रखता है ताकि किसी को कुछ पता ना चल सके। अमीरा रोज एक बिल्ली को मारा करती थी और उस बिल्ली का दर्द वो सह नहीं पा रही थी, इसीलिए उसकी आंखों के सामने बिल्ली जैसी शक्ल वाली एक लड़की दिखने लगती है और वो उसकी इमेजिनरी फ्रेंड बन जाती है और उसे लगता है कि वो बिल्ली की रूह है। मीरा उस शक्ल से बात करना शुरू कर देती है और उससे बात करते करते ही मीरा अपनी सारी प्रॉब्लम उसे बताती है। वो कहती है कि वो इस घर के अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफें झेल रही है और उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो यहाँ से बाहर कैसे निकले। उसकी माँ को उससे अलग कमरे में बंद करके रखा गया है और उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा बीमार पड़ी रहती है। ये सारी बातें मीरा अपनी इमेजिनरी फ्रेंड को बता रही होती है। इस घर में उन लोगों की देख रेख के लिए एक और लेडी होती है और ये लेडी रात के टाइम आनंद के साथ रहकर छोटी मीरा और उसकी माँ ललिता दोनों को टॉर्चर करती रहती है। वो पूरी तरह एक डायन की तरह ही बिहेव करती है और इस घर के अंदर उस लेडी का पूरा कंट्रोल आ चुका होता है। ऐसे ही घर के अंदर इनकी जिंदगी बहुत ज़्यादा बुरी चल रही होती है। लेकिन कुछ दिनों बाद एक बंदा मीरा से मिलने के लिए आता है, जो कि मूर्ति बनाने वाला बंदा था, जो कि मीरा से काफ़ी अच्छी तरह बात किया करता था। वो मीरा का एड्रेस ढूंढकर वहाँ पर पहुँच गया था और वो उससे कहता है कि वो यहाँ पर मीरा और उसकी माँ से मिलने आया है। लेकिन वो लेडी कहती है कि काफ़ी दिनों से ललिता की तबीयत ठीक नहीं है और वो अपने रूम के अंदर ही रहती है। ये बहाना बनाकर वो उसे वहाँ से भगाने की कोशिश करती है, लेकिन उस आर्टिस्ट को वहाँ पर कोई ना कोई गड़बड़ लगती है, क्योंकि जब वो उस घर के अंदर आया था तो उसे पहले ही शक हो गया था कि ज़रूर यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर मीरा और ललिता से मिलने आया हूँ और उनसे मिले बिना मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। ये देखकर वो लेडी पहली बार जहाँ ललिता को लॉक किया था वो उस रूम का दरवाज़ा खोल देती है और अंदर जाते ही वो तुरंत ललिता को इंजेक्शन देने के लिए जाती है। लेकिन इसी वक्त ललिता अचानक हिम्मत करके उस लेडी का गला पकड़ लेती है और बहुत ही बेरहमी से उसका कत्ल कर देती है। उस लेडी को मारने के बाद वो तुरंत उस कमरे से बाहर निकल के आ जाती है और बाहर आकर वो उस आदमी से मिलती है और उसे सारी बात बताती है और उसे तुरंत वहां से जाने के लिए कहती है। उसके बाद ललिता मीरा के रूम में जाती है और उससे मिलती है और वो देखती है कि मीरा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। कई दिनों तक किसी से बात ना होने के कारण वो सिर्फ अपने इमेजिनरी फ्रेंड यानी उस बिल्ली दिखने वाली लड़की से ही बात करती है। ये देखकर ललिता हैरान हो जाती है और वो समझ जाती है कि उसकी बेटी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वो तुरंत डिसाइड करती है कि जिसने भी ये सब किया है वो उसे सज़ा ज़रूर देगी। उसके बाद रात को ललिता और मीरा मिलकर प्लान बनाती हैं और डिसाइड करती हैं कि आनंद को उन्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। उनका प्लान ये होता है कि आनंद जब शराब पीता है तो वो हमेशा सोडा के साथ ही मिक्स करके पीता है, इसीलिए वो डेली यूज़ होने वाले उस बेहोशी के इंजेक्शन को उसके सोडा में मिक्स कर देती है और आनंद को इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता और रात को वो उसी सोडा के साथ वो शराब पी लेता है। उसके पीने के बाद ही वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद ललिता बाहर आती है और वो एक बड़ा सा डंडा उठाती है और सोचने लगती है कि इस आदमी ने उसकी बेटी और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। इस गुस्से में वो उसके सर पर जोर जोर से वार करती है और उसे मार डालती है। उसके बाद वो उसे बाहर लेकर जाती है और उसे फंदे से लटका देती है, क्योंकि दरअसल रिचुअल के बाद वो रोज जंगल में जाता था और उस बेजुबान जानवर को भी वो पेड़ पर लटका देता था, इसलिए ललिता ने भी उसके साथ सेम ऐसा ही किया। अब मीरा और ललिता ने अपना बदला आनंद से ले लिया था और अगली सुबह घर के बाहर पुलिस और बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं और उसके बाद वो लोग ललिता और उसकी बेटी को वहां से रेस्क्यू करते हैं। जैसे जैसे वहां पर इन्वेस्टिगेशन होती है वैसे ही आनंद के सारे जुल्म सामने आने लगते हैं कि कैसे आनंद ने लोगों की अंधविश्वास का फायदा उठाकर बिल्लियों को मारा और उनके लिए ब्लैक मैजिक किया। अब आनंद का चेहरा सबके सामने आ जाता है और सभी लोग उस पर थूकने लगते हैं और उसकी बेटी और बीवी अब सेफ होते हैं। और बूम, इसी के साथ हनी फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की पूरी कहानी, जो अपने अनोखे माहौल, इमोशनल मोमेंट्स और दिलचस्प कहानी की वजह से दर्शकों को आखिर तक बांधे रखती है। ये फिल्म हमें दिखाती है कि जुनून, मेहनत और हिम्मत के साथ इंसान किसी भी मुश्किल को पार कर सकता है। अगर आपको ऐसी ही दिलचस्प फिल्मों की कहानियां देखना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।